स्वागत है आप सभी का बायजूस आईएएस में और उस साप्ताहिक सर्वेक्षण में अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के, जिसमें हमारा प्रयास रहता है कि हम जो कुछ घटनाएं, जो कुछ मुद्दे, जो कुछ व्यक्ति कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर, उन पर निगाह डालें, उनका साझा आपके साथ करें, विचार विश्लेषण का, विमर्श का, संवाद का, ताकि आप जो सब लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं इससे लाभान्वित हो सकें। हमारा प्रयास हमेशा यह रहता है कि हम भारत के नज़रिए से अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर दृष्टिपात करें, उसका सर्वेक्षण और विश्लेषण करें। हमारी कोशिश यह भी रहती है कि इसके साथ साथ हम आपको ये भी समझा सकें कि कैसे यह अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम प्रभावित करता है बड़ी शक्तियों के शक्ति समीकरणों को, जो निरंतर बदलते रहते हैं, और किस तरह से उनका नज़रिया बदलता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रति। इस बार जो चर्चा हम आपके साथ कर रहे हैं वो बड़ा रोचक विषय है। वो है अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन द्वारा आयोजित डेमोक्रेसी समिट, यानी जनतंत्र की शिखर वार्ता, शिखर सम्मेलन जनतंत्र का। अब इसमें रोचक पक्ष ये है कि ये बुनियादी टकराव जनतंत्र और तानाशाही का, जनतंत्र और अत्याचारी शासकों का, निरंकुश शासकों का, राजशाही हो या दूसरी तरह का डिक्टेटर कोई हो, और या जनतंत्र हो, ये बड़ी पुरानी बात है। ये ईसा के जन्म से कई सदी पहले जो नगर राज्य हुआ करते थे यूनान में, ग्रीस में, वहाँ जो डेमोक्रेसी थी, क्या उसको आज की डेमोक्रेसी का पर्याय माना जा सकता है? उस जनतंत्र में और उस जनतंत्र में कोई साम्य है क्या? भारत का दावा है कि भारत में गणराज्य थे, जनतंत्र की परंपरा बहुत पुरानी थी, वैदिक काल तक लोग उसको ले जाते हैं, क्योंकि वो जो परिभाषा, सबसे मोटी परिभाषा, सबसे सीधी सादी परिभाषा जनतंत्र की है, वो ये है कि जनता का शासन जनता के लिए, जनता के द्वारा। मगर ये बात कहने में जितनी सरल लगती है, समझने में जितनी आसान लगती है, कार्य रूप में इसको लागू करना बड़ा कठिन हो जाता है। दुनिया भर में इतने जनतंत्र के रूप हैं, इतने जनतंत्र के प्रकार हैं कि डेमोक्रेसी की परिभाषा बहुत सर्वमान्य एक हो, ये जरूरी नहीं है। इसका एक मोटा उदाहरण आप लें। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब मित्र राष्ट्रों ने तानाशाही के खिलाफ संघर्ष किया था, तो उस युद्ध के बारे में कहा जाता था कि वो जनतंत्र की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा युद्ध है, वो स्वतंत्रता के लिए मानव जाति की लड़ा जा रहा युद्ध है। और एक तरफ तानाशाह थे, हिटलर, मुसोलिनी जैसे जापानी सैन्यवाद था, दूसरी ओर मित्र राष्ट्र थे। मगर विडंबना ये थी कि मित्र राष्ट्रों में, उन मित्र राष्ट्रों के पक्ष से लड़ने वाला एक सोवियत संघ भी था। विश्व युद्ध के विस्फोट के पहले तक सोवियत संघ की कल्पना तानाशाही के एक शासन के रूप में की जाती थी, और उसे जनतंत्र मानने को कोई पश्चिमी बड़ा देश राजी नहीं था। ये विरोधाभास, ये विडंबना आज तक चली आ रही है, ये द्वंद्व चला आ रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करता है। हाल के दिनों में बार बार ये चर्चा हुआ है कि दो बड़ी ताकतें हैं, रूस और चीन, जो तानाशाही के तेवर दिखलाती हैं, और इनका प्रतिरोध करने के लिए, इनके आक्रामक विस्तारवाद को रोकने के लिए पश्चिमी दुनिया को जनतांत्रिक एक संयुक्त मोर्चा स्थापित करना पड़ेगा, और तभी इसका प्रतिरोध किया जा सकेगा। इन सारी बातों का चर्चा हम आपके साथ करेंगे, ऐतिहासिक सर्वेक्षण करते हुए, हर वक्त जहां इसकी जरूरत है। यदि हम संदर्भ तलाश करते हैं और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करते हैं, तो बाइडेन ने जिस शिखर वार्ता का आमंत्रण दुनिया भर के देशों को भेजा है, लगभग 111-12 देशों को, उसके लिए हमें सदियों पहले जनतंत्र और तानाशाही की लड़ाई की ओर लौटने की जरूरत नहीं हमें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो संघर्ष हुआ था तानाशाही और पश्चिमी जनतंत्र के बीच, उसकी ओर लौटने की जरूरत है। मगर तब भी पिछले 10-15 वर्ष का इतिहास याद करना हमारे लिए जरूरी है। सबसे पहली बात तो यह है कि जब बाइडेन का निर्वाचन हुआ, वो शपथ ग्रहण कर रहे थे, तो उनके पूर्ववर्ती राष्ट्रपति ट्रंप ने यह दावा किया था कि चुनाव उनसे चुरा लिया गया है। उन्होंने अपने कट्टरपंथी रिपब्लिकन पार्टी के समर्थकों को इस बात के लिए राजी किया कि वो हमला बोल दें, हल्ला बोल दें। कैपिटल हिल पर, जो मंदिर माना जाता है अमेरिकी जनतंत्र का, कुछ घुसपैठिए भीतर घुस गए, हिंसा का सहारा उन्होंने लिया, गोलियां चलानी पड़ी, कुछ मासूम जानें गईं, और ये आज तक मामला पूरा निपट नहीं सका है। कार्रवाई उस समय जो ट्रंप के सलाहकार थे, या ट्रंप को जिन्होंने मशवरा दिया था, या ट्रंप ने जिस तरह का आचरण किया था, सेना का या फेडरल फोर्स के दुरुपयोग का प्रयास किया था, वो हट अब तक ट्रंप ने नहीं छोड़ा है। और ट्रंप के, अगर यदि वो भविष्य में कभी चुनाव लड़ते हैं, तो उनकी ज़मीन, उसकी ज़मीन वो ये तैयार करते हैं कि उन्होंने अमेरिका के जनतंत्र की, अमेरिका के नागरिकों की स्वाधीनता की रक्षा के लिए ही ये सब कुछ किया था। मगर बाइडेन ने जब
ये प्रतिज्ञा की थी, जब उन्होंने अपने चुनाव अभियान के दौरान ये वादे किए थे कि यदि वो निर्वाचित हुए तो वो पुनः पुनः गरिमा को अमेरिकी जनतंत्र की स्थापित करेंगे। तो उसका एक हिस्सा ये भी है कि आज साल भर बाद जब उन्हें थोड़ी फुर्सत मिली है अन्य अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के निपटाने से, तो वो अपने उस पुराने वादे को निभा रहे हैं जो चुनाव के घोषणा पत्र में शामिल था कि वो जनतांत्रिक शक्तियों को एकजुट करेंगे और तानाशाही और जो अधिनायकवाद है उसका प्रतिरोध करने की कोशिश करेंगे। अब यदि आप देखें तो उसके पहले के जो 5 वर्ष थे, जो ट्रंप का कार्यकाल था, उसमें ये बात बार बार दुनिया के सामने स्पष्ट हुई थी कि यदि कोई आदमी थोड़ा, उसे आप सरफिरा कहें, बड़बोला कहें, हठीला कहें, अति महत्वाकांक्षी कहें या शायद पाखंडी कहें, अवसरवादी कहें, ऐसा कुछ कर सकता है अमेरिकी जनतांत्रिक व्यवस्था में कि वो संविधान को भी नकार दे, वो वहाँ की संसद को भी नकार दे और सत्ता के सारे सूत्र अपने हाथ में रख ले। यहाँ इस बात का अवकाश नहीं है कि हम विस्तार से अमेरिकी राजनीतिक प्रणाली का विश्लेषण विवेचन करें, मगर वहाँ द्विपक्षीय चुनाव होते हैं और वहाँ की संघीय व्यवस्था में राज्य अलग और केंद्रीय जो प्रशासन है उनके अलग अलग कार्य क्षेत्र का विभाजन है। वहाँ का जो सर्वोच्च न्यायालय है, वहाँ जो आदमी एक बार नामजद होता है वो राजनीतिक कारणों से नामजद हो सकता है और जीवन पर्यंत पीठ पर बना रहता है, तो उससे भी ये आशा करना बड़ा कठिन है कि वो पक्षपात रहित ही सारे फैसले उसके होंगे जो दलगत पक्षधरता से इतर होंगे। हाल में ये चुनौती गर्भपात के कानून को लेकर अमेरिका में है जो अब तक किसी नतीजे तक नहीं पहुंची है, मगर कई बार ऐसा हुआ है कि न्यायाधीशों ने निष्पक्ष निर्णय भी दिए हैं, मगर अधिकतर ये हुआ है कि उनके निर्णय पक्षधरता से मुक्त नहीं रह सके हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि ये व्यवस्था अमेरिकी जनतंत्र की बड़ी ही प्रदूषित है, जटिल है। वहाँ के नागरिक को अपने प्रतिनिधि चुनने की स्वाधीनता नहीं होती, उसके सामने सूची रखी जाती है कि ये 2 उम्मीदवार हैं, इनमें से एक को आपने चुनना है, और प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए होते हैं। और जो अमेरिकी राष्ट्रपति है, ऐसी घटना एकाधिक बार हो चुकी है कि लोकप्रिय मतों में उसकी हार हुई हो मगर इलेक्टोरल कॉलेज के कारण वो जीत गया हो। तो ये सारी जो अमेरिकी जनतंत्र की विशेषताएं हैं, खूबियां हैं, जिन्हें कुछ लोग खामियां कहते हैं, तो कहने को संसद का अधिकार है एडवाइस एंड कंसेंट, अपनी सहमति देने का, सलाह देने का, मगर ट्रंप ने अपने कार्यकाल में कहा, इस प्रमाणित कर दिया था कि उनकी निगाह में अमेरिका का राष्ट्रपति सर्वोच्च सत्ताधारी व्यक्ति होता है। वो युद्ध हो और शांति हो या संसद के फैसले हो, उनको निरस्त करते हुए, संविधान की आत्मा ही नहीं उसके अक्षरों का भी उल्लंघन करते हुए अपनी मनचाही बात कर सकता है। उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ट्रंप पर महाभियोग लगाया भी गया, मगर यदि महाभियोग लगाने के बाद संसद में, सीनेट में जो मतों का विभाजन है वो उस प्रकार का है कि उनको पद से निष्कासित करने के लिए फैसला नहीं लिया जा सकता है, तो उस महाभियोग का कोई अर्थ नहीं रहता है। तो अमेरिकी यह हट करते रहें कि उनका जनतंत्र भले ही पूरी तरह से सर्वगुण संपन्न न हो, मगर दुनिया के अन्य जनतांत्रिक व्यवस्थाओं से बेहतर है, और इसलिए उन्होंने ये जिम्मेदारी स्वीकार की है कि वो दुनिया भर के जनतांत्रिक राज्यों को एकजुट करने की कोशिश करें। हम और इससे कुछ पहले लौट सकते हैं पूर्व राष्ट्रपति ओबामा के 2 कार्यकालों में। उनके 8 वर्ष के कार्यकाल में पहले उम्मीद जगी थी कि वो जो बहुत बड़े पूंजीपति हैं, उनकी जो राजनीतिक प्रक्रिया में दखलंदाजी है उस पर नियंत्रण लगाएंगे, जो वहाँ का मुक्त बाजार है उसको हावी नहीं होने देंगे जनतांत्रिक प्रक्रियाओं में, क्योंकि जो वहाँ का मुक्त व्यापार है पूंजीवादी समाज में, उसमें माध्यम जो है, जो संचार माध्यम है, उन पर भी जो स्वामित्व है वो बड़े बड़े पूंजीपतियों का है। इक्का दुक्का अपवादों को छोड़कर जो ये साठगांठ है कि बड़े पूंजीपति, रिपब्लिकन पार्टी हो या डेमोक्रेटिक पार्टी हो, उनको जो चुनावी खर्च के लिए धन देने वाले लोग हैं वही मतदाता प्रभावित करते हैं उनकी नीतियों को। वहाँ भी ये तर्क बार आता है कि धन कुबेरों के करों की माफ़ी होती है, गरीबों के लिए न स्वास्थ्य सेवा, न चिकित्सा सेवा, न रिहाइश, न रोजगार के साधन संपन्न होते हैं। ये 15-20 वर्ष का इतिहास, और ख़ासकर जब से ये हुआ कि 9/11 के हमले के बाद जब वर्ल्ड ट्रेड टावर को ध्वस्त किया अलकायदा ने, तो अमेरिका में स्वयं कुछ जो जनतांत्रिक स्वाधीनताएं, अधिकार थे, उनका हनन हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने जब ये आतंकवाद के खिलाफ तत्कालीन बुश ने रण छेड़ा, तो उसके बाद वाले किसी भी उनके उत्तराधिकारी ने ये नहीं कहा कि अमेरिका के हितों पर यदि कोई आक्रमण होता है तो उनका मुकाबला करने के लिए निश्चित रूप से अजनतांत्रिक तरीके भी अपनाए जा सकते हैं, क्योंकि स्थिति आपातकाल की सी है, युद्ध की सी है, और जब युद्ध एक घोषित अघोषित आतंकवाद के खिलाफ लड़ा जा रहा है तब जनतंत्र को यथावत नहीं रखा जा सकता।
मगर विडंबना ये थी कि जब ये सब चल रहा था तो अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने पूर्व राष्ट्रपतियों ने उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, सत्ता परिवर्तन के सिद्धांत का। ये एक तरह से ऊपर से उन देशों पर जनतंत्र थोपने का, अमेरिकी नमूने का जनतंत्र थोपने का प्रयास था जिनके साथ अमेरिका के हितों का संघर्ष चल रहा था। वो इराक हो, सीरिया हो, लीबिया हो, बाद में अफगानिस्तान हो। यहां फिर विस्तार से इस बात का चर्चा नहीं हो सकता है, हम अनेक बार इस पर टिप्पणियां कर चुके हैं, मगर अमेरिका के दोहरे मानदंड अपने जनतांत्रिक आचरण के बारे में और दूसरे देशों के जनतांत्रिक आचरण के बारे में हमेशा से संसार में आलोचना का विषय बनते रहे हैं। एक पक्ष और यहां पे हम इसमें जोड़ना चाहेंगे कि आमतौर पर जो जनतंत्र की परिभाषा होती है कि जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए, समझ में आसानी से बात आती है, लगभग लोक लुभावन मुहावरा है, मगर जब हम देखते हैं तो संसार भर में इतने जनतंत्र हैं, कहीं राष्ट्रपति केंद्रित जनतंत्र है, कहीं कैबिनेट सिस्टम वाला जनतंत्र है, कहीं प्रत्यक्ष चुनाव से जनतंत्र होता है स्विट्जरलैंड जैसे में, कहीं पर दिग्दर्शित निर्देशित जनतंत्र है, कहीं पंचायत व्यवस्था है। तो जनतंत्र के जितने रूप हैं, बल्कि यहाँ तक कहा जाता है कि जो साम्यवादी देश हैं वो कहते हैं हमारे यहाँ केंद्रीय जनतंत्र है, डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म है, पार्टी में जनतंत्र भीतर से व्याप्त है, और अगर एक पार्टी का भी आधिपत्य है तो आप ये नहीं कह सकते वहां जनतंत्र का अभाव है। अब यहां फिर एक बड़ा पेचीदी बहस पैदा होती है कि अमेरिका का हट बाकी पश्चिमी देशों के साथ ये है कि अमेरिकी क्रांति से या फ्रांसीसी क्रांति से या महान क्रांति जो ब्रिटेन वाले अपनी मानते हैं, जहां जो अपने को संसद का जनक मानते हैं, संसदीय जनतंत्र का, उन सबका मानना ये है कि जिन पश्चिमी देशों ने जिनकी परवरिश 2, 2.5, 3 साल 100 साल से कम जनतांत्रिक प्रणाली में हुई है, वो अपने को अधिक उपयुक्त अधिकारी मानते हैं जनतंत्र की रक्षा का, और उनकी निगाह में बाकी सारे देश जहां उन जैसा जनतंत्र नहीं है, जब वास्तव में जनतांत्रिक हो ही नहीं सकता है। अब एक दृष्टिपात करें उस सूची पर जिन लोगों को आमंत्रित किया था बाइडेन ने इस शिखर वार्ता के लिए। 111 भारत देशों को बुलाया गया था, जिनमें से पाकिस्तान ने जाना स्वीकार नहीं किया क्योंकि शायद वो चीन को नाखुश नहीं करना चाहता था, मगर ये कल्पनातीत है कि पाकिस्तान की गणना एक जनतांत्रिक देशों में कर उसे इस जमावड़े के लिए बुलाया गया। अब जब अमेरिका के फ्रीडम हाउस के अध्यक्ष से पूछा गया तो उन्होंने बहुत यथार्थवादी तरीके से कहा कि अमेरिका भू राजनीतिक यथार्थ की अनदेखी नहीं कर सकता। यदि भारत को बुलाना था तो पाकिस्तान को तो फिर बुलाने की मजबूरी अमेरिका की हो ही गई थी, जो उसका संधि मित्र 6 दशकों से है। अब यही फ्रीडम हाउस है जिसने भारत की आलोचना निरंतर की है और कहा कि पिछले 7-8 साल में जब से मोदी और एनडीए की सरकार केंद्र में आई है, भारत के जनतंत्र का क्षय हुआ है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता घटी है, सत्ता का विभाजन जो जनतंत्र के प्रमुख सिद्धांतों में से एक है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के रिश्तों में बदलाव आया है, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन हुआ है, उत्पीड़न उनका हुआ है, और इसके अलावा मानवाधिकारों का उल्लंघन निरंतर होता रहा है। जमानत के बिना लोगों को जेल में रखा गया है, ऐसे कट्टर कानून हैं जिनको संसद में पारित नहीं कराया गया है, अध्यादेश चलते हैं, सेना को उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में काम करने की ऐसे अधिकार दिए गए हैं जिनको जनतांत्रिक नहीं कहा जा सकता है, और जनतांत्रिक जो सुपरविजन होता है, पर्यवेक्षण होता है, वो निगरानी होती है, उसका अभाव भारत में देखने को मिलता है। मगर इस वक्त अमेरिका की मजबूरी उन्हीं भू राजनीतिक कारणों से थी कि यदि दुनिया के दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाले देश को इस जनतांत्रिक शिखर वार्ता के लिए आमंत्रित नहीं किया जाता है तो फिर ये तो बिल्कुल ही खोखला शिखर सम्मेलन हो जाएगा, क्योंकि चीन को आप बाहर रख रहे थे जो दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, रूस को आप बाहर रख रहे थे जो दुनिया की सबसे बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। भारत भी अगर यदि नहीं होता तो ये शुरू होने के पहले ही एक मृत संतान के जन्म की जैसी कहानी इस शिखर सम्मेलन की हो गई होती। भारत के प्रधानमंत्री बड़े प्रसन्न थे इस वर्चुअल समिट में भागीदारी के बाद। डिजिटल माध्यम से जो कल्पित जगत में हुआ था, उन्होंने काफ़ी बड़बोलेपन से अपनी स्वाभाविक शैली में ये घोषणा की कि भारत तो संसार भर के जनतंत्रों की जननी है। भारत में जो जनतांत्रिक संस्था थी, जो गणराज्य थे, वो यूनान के गणराज्यों से भी बहुत बरस पहले के थे।
उन्होंने कहा कि भारत ने क्या कुछ नहीं किया है, वो तो दुनिया को विश्व गुरु के रूप में जनतंत्र की सबक बारंबार सिखा सकता है। कई लोगों ने जो भारत के पक्षधर हैं, जो भारत में प्रमुख थिंक टैंक हैं, भारत के बौद्धिक समर्थन करते हैं वर्तमान सरकार का, उन्होंने कई उदाहरण भी दिए। उन्होंने कहा कि देखिए, भारत ने पंचायती व्यवस्था जिस तरह लागू की, वो जनतंत्र को जड़ों तक ले जाने वाला प्रयास था। उन्होंने कहा कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार दिया गया था, वो उसकी मिसाल अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलती है। जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता था, जो जनहित याचिकाएं सर्वोच्च न्यायालय में या उच्च न्यायालय में दायर की जाती थी, उन्होंने नागरिकों को ये अधिकार दिया था। मगर ये सारी बातें यदि आप देखें तो पिछले 5-7 साल से पहले की हैं। ये इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि सर्वोच्च न्यायपालिका हो, जमानत का अधिकार हो, जनहित याचिकाएं हों या पंचायती राज व्यवस्था हो, इनमें निरंतर कहीं न कहीं संकुचन हुआ है पिछले दिनों में। मगर भारत के प्रधानमंत्री को ये मंच बहुत अच्छा मिला उन सारी आलोचनाओं का जवाब देने के लिए जो भारत में जनतंत्र के क्षय की बात करते थे। उन्होंने किसी की निंदा नहीं की। एक चुनौती निश्चय ही इस सम्मेलन से पैदा होती है, क्योंकि उसके जो दो प्रमुख शक्तियां अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर सक्रिय हैं, रूस जिसके साथ उसके घनिष्ठ संबंध हैं, सैनिक साज सामान की खरीद से लेकर टेक्नोलॉजी के हस्तांतरण से लेकर उसके समर्थन पर भारत एक सीमा तक निर्भर रहा है कश्मीर विवाद को लेकर पाकिस्तान के साथ, और चीन के साथ जितना बड़ा हमारा व्यापार का पैमाना है, वो कोविड वैश्विक महामारी के बाद भी उसमें कुछ इजाफा ही हुआ है। तो ये कहना बड़ा कठिन है कि भारत इस मंच पर लगभग वो रवैया अख्तियार कर सकता है जो फ्रांस ने किया था, कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने, जो बिल्कुल अपने को नरम नहीं दिखाना चाहते हैं, इस मौके पर जब वो पुनर्निर्वाचन की तैयारी कर रहे हैं, ये कहा कि इस जमावड़े का स्वरूप ऐसा नहीं होना चाहिए कि रूस या चीन को ऐसा लगे कि उनके विपक्ष में कोई एक गठबंधन तैयार किया जा रहा है। कुल मिलाकर जो लोग आमंत्रित किए गए थे वो गोरे थे, ईसाई थे, पश्चिमी दुनिया के पूंजीवादी जमावड़े के हिस्सा थे। दक्षिण एशिया में भारत, नेपाल, पाकिस्तानी इसमें शामिल किए गए थे और बांग्लादेश को इससे अलग रखा गया था। तो ये कल्पना करना कि पाकिस्तान जनतांत्रिक है और बांग्लादेश नहीं है, ये बड़ा कठिन है। और ये कल्पना करना कि आप उन देशों को, तुर्की भले ही अमेरिका का नाटो का साथी है, उसको भी आमंत्रित नहीं किया गया, मगर इजराइल को आमंत्रित किया गया, जिसका अपना आचरण फिलिस्तीनियों के प्रति और अरबों के प्रति इस पूरे भूभाग में, चाहे वो लेबनान तक क्यों न पहुंचा हो, बिल्कुल ही अजनतांत्रिक ही कहा जा सकता है। जनतंत्र की जो मोटी परिभाषा इस शिखर सम्मेलन में सामने रखी गई थी कि भ्रष्टाचार न हो, मानवाधिकार का उल्लंघन न हो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, धार्मिक सहिष्णुता हो और नस्लवादी वंशनाशक हिंसा से कोई भी शासन मुक्त हो। अब यदि आप देखें तो इस आधार पर म्यांमार को आप अलग कर सकते हैं, आप कट्टरपंथी इस्लाम के कारण मलेशिया को अलग कर सकते हैं, मगर क्या आप आमंत्रित कर सकते हैं ताइवान को उस वक्त जब अमेरिका स्वयं ही स्वीकार करता है कि एक ही चीन का सिद्धांत है, जो वो एक ही चीन को मान्यता देता है? तो यदि चीन कोई आक्रामक हरकत कर रहा है ताइवान को लेकर, तो जैसा उसने हांगकांग में किया, जैसा वो सिंगयांग प्रांत में उइगर मुसलमानों के साथ करता है, ये चीन का आंतरिक मामला है। अगर चीन कहता है, जिसको स्वीकार करता रहा है अमेरिका अपनी विदेश नीति में, तो कब वह ऐसा कह सकता है कि हम ताइवान में हस्तक्षेप को एक विदेशी राज्य में, एक दूसरे राज्य में हस्तक्षेप चीन का मानेंगे, आक्रमण मानेंगे? कमोबेश यही बात लागू होती है रूस और यूक्रेन के मामले में। यदि यूक्रेन रूस की राष्ट्रीय पहचान का अभिन्न हिस्सा है और यदि वो मानते हैं कि वहीं वो सीमा रेखा है जिसको रूस बर्दाश्त नहीं करेगा, तो भड़काऊ हरकतें यूक्रेन में जो अमेरिका की हैं जनतंत्र के प्रसार के नाम पर, वो बहुत तर्कसंगत नहीं लगती हैं। इसका एक उदाहरण और देखने को मिलता है कि पोलैंड को अमेरिका आमंत्रित करता है मगर हंगरी को नहीं करता है, तो यूरोपीय समुदाय के देशों में भी वो गिन के चुन के लोगों को आमंत्रित करता है। और अधिकांश इस जमावड़े में जो लोग हैं वो हैं जो सूक्ष्म बिल्कुल राज्य हैं, प्रशांत महासागर तट में टोंगा हो, समोआ हो, पपुआ न्यू गिनी हो, नाउरू हो, वनाउतु हो, इस तरह के देश हैं, या फिर छोटे छोटे वो नन्हे देश हैं दक्षिणी अमेरिकी भूभाग के जो बिल्कुल पूरी तरह अमेरिकी प्रभुत्व में हैं, वो वेस्ट इंडीज के देश हों या अन्यत्र हों। अफ्रीका से जिन लोगों को चुना गया है वो लगभग वो देश हैं जहाँ जो अपने जनतांत्रिक आचरण के कारण नहीं जाने जाते हैं, और दक्षिण अफ्रीका को बुलाना लाजमी था, मगर
उन्हीं अपरिहार्य कारणों से कि वो हिस्सा रहा है पश्चिमी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का और राजनीतिक सोच का, मगर वहाँ भी जो हालत है उसको जनतंत्र नहीं कहा जा सकता है। भ्रष्टाचार जितने बड़े दैत्याकार पैमाने पर पूर्व राष्ट्रपति जुमा के कार्यकाल में वहाँ फैला था, उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। जुमा आज भी बंदी हैं, बीच में जमानत में छूटे थे, फिर जेल भेजे गए हैं। यही कमोबेश हाल ब्राज़ील का है कि ब्राज़ील में बोल्सोनारो का जो शासन है उसको जनतांत्रिक किसी भी तरह से नहीं कहा जा सकता। उनका जो आचरण अपने प्रतिपक्षियों के प्रति है, वहाँ के मूल निवासियों के प्रति है, या बड़े उद्योगपतियों को बढ़ावा देने के पक्ष में है। मगर इनकी आलोचना करने के साथ-साथ शायद हमको एक नज़र वहाँ भी लौटानी पड़ेगी ब्रिटेन पर, जहाँ जॉनस्टन के सत्ता में आने के बाद, बोरिस जॉनसन के सत्ता में आने के बाद निरंतर तानाशाही प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिला है और यह कहना कठिन है कि भ्रष्टाचार का उस देश में अंत हुआ है। खुद जॉनस्टन पर, कंजर्वेटिव पार्टी के अन्य सदस्यों पर, बड़े मंत्रियों पर यह आरोप लगते रहे हैं कि उनके न्यस्त स्वार्थों का टकराव राष्ट्रीय हितों के साथ होता रहा है। उन्होंने बड़े पूंजीपतियों से उपहार बड़े-बड़े लाखों पाउंड के ग्रहण किए हैं और उसके आधार पर उनका आचरण संसद में हुआ है। संसद की जिस तरह से नज़रअंदाजी जॉनसन ने की है, उसको देखते हुए खुद ये नहीं कहा जा सकता है कि ब्रिटेन का जनतंत्र भी उन दोषों से, भ्रष्टाचार हो या अश्वेत लोगों के अधिकारों का हनन हो या महिलाओं के अधिकारों का हनन हो या शरणार्थियों के प्रति उनके उत्पीड़न की जो आरोप लगे हैं वो सब हो, इन सब को देखते हुए ये कहना कठिन है कि दुनिया वाले एक प्रेरक, उत्प्रेरक नेता के रूप में बाइडेन को देखेंगे इस शिखर सम्मेलन के बाद। अब देखने लायक बात यह है कि जो जनतंत्र का शिखर सम्मेलन बाइडेन ने बुलाया, उसका क्या जवाब रूस और चीन देंगे, जिन्हें इस जमावड़े के बाहर रखा गया था। जहाँ तक चीन का प्रश्न है, उसने कहा ये तो एक फूहड़ मजाक है, ये एक गंदी साजिश है साम्यवादी देशों को अलग रखने की, चीन को अलग रखने की, चीन के उदीयमान उत्कर्ष को रोकने की। पुतिन ने जो टिप्पणियां की उसका अर्थ ये था कि वो तो इसको टिप्पणी लायक भी नहीं समझते हैं। तो उनका जब शिखर वार्ता में एक संवाद हुआ था बाइडेन के संग, तो उसमें थोड़ा गर्मजोशी उन्होंने दिखाई थी, मगर उस शिखर वार्ता में, उस उभयपक्षीय वार्ता में प्रमुख मुद्दा यूक्रेन का रहा था। और जहां पुतिन ने स्पष्ट कर दिया था कि वहां जो लाल रेखा वो खींच रहे हैं, उसका उल्लंघन वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो जनतंत्र कहिए या जनतंत्र के बहाने किसी मोर्चाबंदी की आप बात कीजिए, उसके बारे में पुतिन बिल्कुल स्पष्ट हैं। जहां तक पुतिन और चीन का सवाल है, इन दोनों ही देशों ने तत्काल एक शिखर वार्ता की। इन्होंने कोई ऐसे बड़े जमावड़े की, कुंभ मेले के आयोजन की पेशकश नहीं की कि दुनिया के 100 देश हमारे साथ हैं, 125 देश हमारे साथ हैं। सबसे पहली बात तो ये याद रखने की है, आकार की है। जो 110-11 देश अमेरिका के निमंत्रण पर जनतांत्रिक शिखर वार्ता के लिए पहुंचे, उनमें बहुत छोटे छोटे देशों की गिनती बहुत ज़्यादा थी, जिनको पूरी तरह स्वाधीन भी नहीं माना जा सकता, जो आज भी किसी बड़ी शक्ति के संरक्षण में ही लगभग अपने को स्वाधीन कहते हैं पर संरक्षित राज्य हैं। वो अनदेखी नहीं कर सकते हैं अमेरिकी दबाव की या यूरोपीय शक्तियों के दबाव की। दूसरी बात जो थी कि ये जो जमावड़ा जनतांत्रिक शक्तियों का था, इसमें दुनिया का सबसे बड़े आबादी वाला देश नहीं था और दुनिया का सबसे बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश नहीं था। अब यदि भारत था तो ये उनकी मजबूरी थी, यदि भारत भी नहीं होता तो ये बिल्कुल ही खोखला आयोजन होता। अब भारत की समस्या ये है कि वो क्या प्रतिक्रिया आने वाले दिनों में दिखाएगा रूस और चीन के आपसी गठजोड़ की। जो ये शिखर वार्ता पुतिन और शी के बीच में हुई, उसने संसार को 2-3 बहुत स्पष्ट संदेश दिए। उसका एक संदेश तो ये था कि उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बाइडेन या पश्चिमी दुनिया कितना बड़ा जनतांत्रिक गठबंधन उनके खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रही है। वो न तो ये स्वीकार करने को तैयार है कि वो तानाशाह हैं, वो ऑथोरिटेरियन शासन है, वो ये बिल्कुल स्पष्ट कर चुके हैं दुनिया को कि उनके आपस के संबंध इतने घनिष्ठ हैं। और जैसे कहा जाता है कि एक जनतांत्रिक देश दूसरे जनतांत्रिक देश का मित्र होता है, उसके विरुद्ध कभी संघर्ष नहीं करता। कांट ने कहा था, इमैनुअल कांट जैसे दार्शनिक ने, राजनीतिक चिंतक ने। मगर तब से अब तक स्थिति बहुत बदली है। मगर हाँ, ये बात सच है कि यदि पुतिन का रूस तानाशाह है, ऑथोरिटेरियन है, और शी जिनपिंग का चीन भी तानाशाह और अधिनायकवाद वाला है, तो इन दोनों के बीच सहकार की भूमिका बनती है, क्योंकि इन दोनों के खिलाफ घेराबंदी की कोशिश तथाकथित पश्चिमी जनतंत्र कर रहे हैं। एक पक्ष इसका आर्थिक है, भू राजनीति के अलावा। यदि आप नजर डालें संसार के मानचित्र पर, तो चीन के पूरे भूभाग को आप ले लें और रूस के पूरे भूभाग को आप ले लें, तो ये
दुनिया के इतने बड़े हिस्से को मानचित्र के ढकता है कि कोई भी इसकी अनदेखी किसी भी हालत में नहीं कर सकता, ये जनतांत्रिक हो, ये साम्राज्यवादी हो या ये तानाशाही वाले देश हो। दूसरी बात यह है कि इन दोनों का तर्क ये है कि अमेरिका बारंबार ये बात कहता है कि ये दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन नहीं करते, अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार आचरण नहीं करते, अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक शिष्टाचार का पालन नहीं करते। इन दोनों देशों का कहना है कि जिस अंतर्राष्ट्रीय कानून की व्यवस्था की बात अमेरिका और पश्चिमी देश करते हैं, जिस राजनयिक शिष्टाचार की, राजनयाचार की बात करते हैं, उसका विकास पश्चिम में खुद किया गया है और उसमें रूस या चीन की कोई भूमिका या योगदान नहीं रहा है। कुछ वर्ष पहले तक भारत के में भी ऐसे विद्वान थे, आरपी आनंद जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के, जो ये कहते थे कि भारत को एशियाई अंतर्राष्ट्रीय कानून की वकालत करनी चाहिए और उस व्यवस्था में संशोधन होना चाहिए जो नवोदित देशों को, जो पहले जब उपनिवेश थे उनसे आज़ादी पाने के बाद, भारत हो, चीन हो या सोवियत संघ के गठन और उसके विघटन के बाद, एक नया संवाद होना चाहिए, एक नया सामाजिक अनुबंध होना चाहिए। मगर ये बात इस समय ठंडे बस्ते में जा चुकी है और रूस और चीन का ये भी कहना है कि उल्लंघन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का, नियमों का, रूल बेस्ड सिस्टम जिसे अमेरिका कहता है, खुद अमेरिका करता है। उसके कुछ उदाहरण हैं। बारंबार ये आरोप लगाया जाता है मानवाधिकारों के उल्लंघन का, अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का, वंशनाशक हिंसा का, युद्ध अपराधों का, मानवता के विरुद्ध अपराधों का। मगर जब जब ये आरोप अमेरिका पे लगाए जाते हैं, वो अफगानिस्तान हो, वो सीरिया हो या इराक हो, तब अमेरिका का तेवर यह रहता है कि हमारे सैनिक किसी भी युद्ध अपराध के आरोपी बनाकर किसी भी विश्व अदालत के सामने पेश नहीं किए जा सकते हैं। और जो पुरानी कहावत है, समरथ को नहीं दोष गुसाई, तो किसमें इतनी ताकत है कि पकड़कर उनको किसी छोटे देश के राष्ट्रपति की तरह, जैसे मिलोसेविच थे, उनको जाकर खड़ा कर दीजिए, या किसी अफ्रीका से किसी को उठाकर आप ले जाइए और विश्व अदालत के सामने कटघरे में खड़ा कर दीजिए। कटघरे में खड़ा करने की आप हिम्मत कर सकते हैं आलोचना करके ऑंग सान सू की, बर्मा के, म्यांमार के सैनिक तानाशाहों की, मगर ये आप किसी भी हालत में नहीं कर सकते किसी अमेरिकी सेनानायक के प्रति। और अमेरिका के साथ जो लोग विभिन्न मोर्चों पर लड़ते रहे हैं, वो भी अपने को कमोबेश अब इस आक्षेप आरोप से मुक्त यानी अभय प्राप्त मानते हैं। उनका कहना है कि अगर विवादों के निपटारे का भी प्रश्न हो तो जितनी बार WTO के फैसलों का, विवाद के निपटारे का अमेरिका उल्लंघन करता है या उनको चुनौती देता है, तो वो चीन ने स्वयं नहीं किया है। हाँ, चीन इस हद पर आमादा रहता है कि जब तक उसका योगदान नहीं अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के निर्धारण में नहीं है, तब तक वो सारे नियमों को मानने को बाध्य नहीं है, वो समुद्री आवागमन के मार्ग हों या वो, मगर जहाँ तक चीन को जब सुविधा होती है तो वो परमाणुविक अप्रसार के बारे में जो संधियाँ हुई हैं या संधितर इतर समझौते हुए हैं परमाणुविक ईंधन के सप्लाई के बारे में, उनको वो मानने को तैयार हो जाता है। तो हर बड़ी शक्ति की तरह चीन हो या रूस या अमेरिका, ये अपने अपने राष्ट्रीय हितों की परिभाषा अपने अपने तरीके से करते हैं और अपने को जनतांत्रिक और जनप्रतिनिधि बनाते हैं। जहां तक रूस का और चीन का सवाल है, ये बात निर्विवाद है कि दोनों ही देशों में एक पार्टी का वर्चस्व है। पहले सोवियत संघ के दिनों में साम्यवादी पार्टी का रूस में वर्चस्व था, आज पुतिन की यूरेशियाई पार्टी का वर्चस्व है। चीन में निश्चित रूप से जनवादी जो क्रांति के बाद से चीनी साम्यवादी पार्टी का वर्चस्व है। मगर उनका कहना है कि ये हमारा जनतंत्र का मॉडल है, ये हमारा जनतंत्र का नमूना है। हम अपने लोगों को पूरी स्वतंत्रता देते हैं जनतांत्रिक अपने नेताओं को चुनने की पार्टी में, और पार्टी में उनके द्वारा निर्वाचित लोग फिर सर्वोच्च नेता को चुनते हैं। तो ये जनतंत्र का एक दूसरा तरीका है, हम बाध्य नहीं है आपके तरीकों को मानने के लिए। और जहाँ तक माध्यमों की स्वतंत्रता का प्रश्न है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न है, इन दोनों ही देशों का मानना है कि इन्हें कमजोर करने के लिए पश्चिमी देशों की साजिश ये रही है कि वो दुष्प्रचार करें कि यहाँ ऐसा हो रहा है। वो अपने दामन में झांक कर नहीं देखते हैं कि कितना अछूतों के प्रति अत्याचार अमेरिका में होता है, निर्धनों वंचितों के प्रति कितना अत्याचार उत्पीड़न होता है, जो शरणार्थी गैर कानूनी तरीके से वहाँ प्रवेश करते हैं वो किस तरह से उत्पीड़ित शोषित होते हैं, महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध कितनी तेजी से वहाँ बढ़े हैं। और जो हट अमेरिकियों का है कि गोरी नस्ल की सर्वोच्चता का अधिकार धारण करने का, सबक सिखाने का, अपनी स्वतंत्रता की रक्षा खुद करने का, तो ये
पूरा ब्लैक लाइव मैटर्स आंदोलन के दौरान बात स्पष्ट हो चुकी थी। और ये जो गरीबी और अमेरिकी के बीच में अमीरों के बीच में अमेरिका का विभाजन है वो स्पष्ट हो चुका है। जो ईसाइयों और गैर विधर्मियों के बीच का है वो बारंबार आ चुका है। तो ये सारे मिथक जो हैं ये खोखले साबित होते रहे हैं चीन और रूस की आलोचना के संदर्भ में। रूस ने और चीन ने अपनी शिखर वार्ता में एक और संदेश दुनिया को दिया। वो ये था कि क्रमशः रूस इस बात को स्वीकार कर रहा है कि वो अपनी गैस के व्यापार के लिए यूरोप पर निर्भर नहीं रहेगा। यूरोप भले ही रूसी गैस के आयात पर निर्भर रहेगा अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए, मगर जब फॉसिल फ्यूल्स पर कार्बन प्रसरण के कारण जीवाश्म ईंधनों पर तेल और गैस पर रोक लगेगी, खासकर जब जर्मनी में सत्ता परिवर्तन हुआ है और ग्रीन पार्टी सक्रिय हुई है, तो रूस को लगता है आने वाले कुछ वर्षों में निश्चित रूप से उसे एक दूसरा बाजार अपने लिए तलाश करना पड़ेगा। और ये बाजार पड़ोस में चीन में उसे सुलभ है। और दोनों के रुझान अब कट्टरपंथी साम्यवादी हैं पहले की तुलना में। दोनों अधिनायकवादी देश हैं और दोनों परस्पर एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो उनका सहकार कई क्षेत्रों में हो सकता है, परमाणविक अस्त्रों के क्षेत्र में, प्रक्षेपास्त्रों के क्षेत्र में, तेल गैस के निर्यात के क्षेत्र में, संरचनात्मक ढांचे के निर्माण के क्षेत्र में। ये दोनों यदि एकजुट होते हैं तो निश्चित रूप से न तो चीन को अन्यत्र अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए देखना पड़ेगा और न रूस को कहीं और बाजार तलाश करना पड़ेगा। यदि इस बात को हम ध्यान में रखते हैं तो तीसरा संदेश जो फिर बचता है वो उन देशों के प्रति है जिन्होंने अभी तक किसी एक पक्ष में पूरी तरह जाकर रहना शामिल नहीं किया है। भारत ने लगभग अमेरिका का अनुसरण हर क्षेत्र में विदेश नीति के मामले में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मामले में करना शुरू कर दिया था। तेल का आयात ईरान से घटा दिया था। ओकुस और क्वाड्स के चक्कर में दक्षिणी हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में वो लगभग फंस चुका था। आज जब अचानक अमेरिका वापस होता है अफगानिस्तान से तो भारत को इस बात का एहसास होता है कि उसने शायद ईरान के साथ अपने ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंधों को भुलाकर, तेल के व्यापार को कम कर, परमाणविक कार्यक्रम में उसकी जो आलोचना भर्त्सना अमेरिका कर रहा था उसमें साथ न देकर शायद थोड़ी गलती कहीं की है। जो वो अपने पैर पसार सकता था चाबहार में, ईरान में, वो जगह उसने खाली छोड़ दी है चीन के लिए। और ईरान मजबूरन चीन के पास जा रहा है। चीन के साथ जो हमारे बैरपूर्ण संबंध हैं उसको देखते हुए हम ये तो कल्पना नहीं कर सकते कि हम कहें कि चीन एक जनतांत्रिक देश है, चीन हमेशा एक जनतांत्रिक देश की तरह आचरण करेगा हमारे साथ। मगर रूस के बारे में हमारी चुनौती थोड़ी कठिन है, क्योंकि रूस पर हमारी निर्भरता सैनिक साज सामान की खरीद के लिए भी बढ़ी हुई है। और रूस के समर्थन की ज़रूरत हमको तब भी पड़ेगी यदि हम कहीं कोई भी ऐसा कदम अपने राष्ट्र हित की रक्षा के लिए उठाते हैं जो पूरी तरह अमेरिकनों को रास ना आता हो। कहीं न कहीं भारत के लिए यह चुनौती भी बची हुई है कि इस समय हमारे प्रधानमंत्री ने भारत के जनतंत्र का बचाव ऐतिहासिक साक्ष्य देकर भले ही किया हो, मगर हकीकत ये है कि स्वयं भारत में जनतंत्र निरापद है ऐसा कहना कठिन है। वो चाहे अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण हो, चाहे वो मानवाधिकारों का उल्लंघन हो, चाहे वो जमानत के बिना हिरासत और कारावास के कट्टर कानून हो, चाहे वो सेना को दिए गए उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में विशेषाधिकार हो, चाहे वो न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका के बीच जो सत्ता का विभाजन था उसका अनदेखा करना हो, चाहे संसदीय जनतंत्र में चुनाव तो हो रहे हैं मगर संसद का कार्यकाल कितनी बुरी तरह सीमित हो रहा है, संसद किस तरह काम कर रही है, कितने महत्वपूर्ण विधेयक वहाँ वाद विवाद के बाद पारित होते हैं, कितने अध्यादेश के द्वारा होते हैं, ये सारी बातें चिंता का विषय हैं। तो हमें शायद अपने जनतंत्र के बारे में सोचने की ज़रूरत है। और उसके बाद हमारे लिए ज़रूरी नहीं कि हम अंतर्राष्ट्रीय जमावड़े में जनतांत्रिक शिखर सम्मेलन में भाग लें। यदि हमारा जनतंत्र निरापद है अपने घर में और हमारी आर्थिक व्यवस्था की आर्थिक प्रगति की दर तेज़ है, तो हमें न तो किसी तानाशाही ऑथोरिटेरियन बाहरी ताकत से डरने की ज़रूरत है, न जनतंत्र के हिमायती विदेशी समर्थकों से। हम अपना पथ स्वयं चुन सकते हैं। इसके बारे में आप गंभीरता से विचार करें। इस बार इतना ही। अगली बार किसी और मुद्दे के साथ हम आपके साथ संवाद करेंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।